अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में बात करेंगे कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने एक मरतबा फिर ये सवाल दोहरा दिया है कि मुझे क्यों निकाला। सिर्फ यही नहीं बल्कि लंदन प्लान वर्सेस लंदन प्लान की अब तो गूंज उठ चुकी है, हमारे सामने है कि हर तरफ से ये बात की जा रही है। जहाँ पर कभी हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करते थे तो उनकी तरफ से ये इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि उनकी हुकूमत का तख्ता गिराने के लिए लंदन प्लान बना और ये लंदन प्लान के तहत एक साजिश हुई, जबकि मुस्लिम लीग नून इससे पहले ही कई मरतबा कह चुके कि एक माजी में लंदन प्लान के तहत न सिर्फ नवाज शरीफ को उहदे से हटवाया गया बल्कि उन्हें बिला वजह और उन्हें सज़ाएँ भी दिलवाई गई। और उसके बाद एक सिर्फ यही नहीं बल्कि कुछ अर्सा कबल जहाँ नवाज शरीफ कहा करते थे कि मैंने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया और मैं किसी से इंतकाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो माजी के किरदारों का दोबारा नाम लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो इस्टेब्लिशमेंट के किरदार हों या अदलिया के किरदार हो, वो चाहते हैं कि उनसे जवाब तलबी हो, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। वो कहते हैं कि अगर उन्होंने नैब को भुगता है तो अदलिया के वो लोग जो इस करप्शन में इन्वॉल्व थे वो भी नैब को भुगतें। वो इस सारे मामले के ऊपर दोबारा से मुतालबा कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि अब वो जब पार्टी की बाज़ाब्ता तौर के ऊपर 28 मई से सदारत करने भी जा रहे हैं और दोबारा से एक्टिव हो रहे हैं पंजाब समेत मुल्क भर के अंदर, तो अपनी सियासत को रिवाइव करने के लिए उन किरदारों को दोबारा नाम ले रहे हैं जिसकी वजह से उनकी हुकूमत न सिर्फ माजी में ख़त्म हुई बल्कि तो तीसरी मरतबा जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो उनको नाअहल करवा कर वजारत उज़्मा से अलग करवाया गया। तो इस इशू पर बात करेंगे क्या नवाज शरीफ आने वाले दिनों में यही लबो लहजा इख्तियार करते हुए दोबारा से चाहते हैं कि उनके साथ इंसाफ हो, और बिलखसूस जब वो पीटीआई के हवाले से बात करते हैं कि माजी के अंदर भी उन्होंने मिलजुल कर बैठने की और मिलकर चलने की बात की, कि आने वाले दिनों में दोबारा वो ये पेशकश करेंगे बानी पीटीआई को। और इसके साथ आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि 6 जजिस का मामले खत का जो मामला है उसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म क्यों खामोश हैं, क्या आने वाले दिनों में वज़ीर-ए-आज़म और सदर मुमलिकत इसके ऊपर कोई किरदार अदा कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आपको बताएंगे नाज़रीन कि पाकिस्तान भर के अंदर कौमी तलीमी एमरजेंसी नाफिज की जा चुकी है जिसके ज़रिए से 25,000 रुपये खर्च होंगे। ये प्लान है क्या, किस तरीके से पाकिस्तान के दूर दराज के इलाकों के गरीब अफराद के बच्चों को म्यारी तलीम के मौके मैसर आ सकेंगे, इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। और प्रोग्राम के आखिर में आपको बताएंगे कि बिश्कीक के अंदर पाकिस्तानी तलबाओं की जो स्टूडेंट्स हैं उनकी इस वक्त हालत क्या है, किस परेशानी से वो दो चार हैं और अब तक वहाँ पर सिक्योरिटी के क्या हालात हैं, और पाकिस्तानी सफारत खाने ने पाकिस्तानी तलबा को वहाँ से सिक्योर करने के लिए उनसे क्या अब तक रब्ता किया है या सिर्फ ज़बानी जमा खर्च हो रहा है। तो इन इशूज़ पर बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार ख्वाजा मतीन साहब। खान साहब आपका बहुत शुक्रिया। खान साहब, आज हम आपके साथ पोलिटिकल सिनेरियो के हवाले से तफसील से बात करेंगे। मियां नवाज शरीफ जिन्हें पार्टी सदर बनाने के लिए कानूनी प्रोसेस शुरू हो चुका, 28 मई को बाज़ाब्ता तौर के ऊपर नून लीग के वो सदर बन जाएंगे। दोबारा उन्होंने अपना लबो लहजा बदला है, माजी वाला सवाल दोहराते हुए दिखाई दिए कि मुझे क्यों निकाला। लंदन प्लान की गूंज सामने आ रही है, पीटीआई भी लंदन प्लान की बात करती है, नून लीग ने भी लंदन प्लान का जिक्र कर दिया। क्या आप समझते हैं कि ये नवाज शरीफ ने जो आज बातें की सिर्फ वो दोबारा एक्टिव होने जा रहे हैं, दोबारा अपने आप को नेशनल लेवल के ऊपर रिवाइव कर रहे हैं इसलिए उन किरदारों का नाम ली है, या अब उनकी हुकूमत आ चुकी है और इस वक्त तो बेहतर पोजीशन में है कि अब वाकई ही माजी के किरदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई करवाने जा रहे हैं? जी, मियां नवाज शरीफ ने आज जो गुफ्तगू की है तो ऐसे लगता है कि उनके दिमाग से वो पुरानी बातें नहीं निकली। आज उन्होंने जहाँ 2014 के धरने की बात की, 2018 में क्या कुछ हुआ वो बात की, उन्होंने 1990 की भी बात की कि मुझे उस वक्त क्यों निकाला गया था। जी बिल्कुल। फिर 1993 की भी बात की। जी, बात बहुत पीछे ले गए। हाँ, वो उन्होंने सारी हुकूमतें कि मुझे क्यों घर भेजा गया। इस हवाले से लगता है ये है कि मियां नवाज शरीफ उन किरदारों को भूले नहीं। एक साथ साथ उन्होंने एक नई बात भी की है कि मेरे पास जो दावा किया मियां नवाज शरीफ ने कि ऐसी ऑडियो है जिसमें साबिक चीफ जस्टिस साकब नसार ये कहते सुनाई देते हैं कि मियां नवाज शरीफ और मरियम बीबी को हर सूरत सज़ा देनी है। ये सारी, इसका मतलब ये है कि वो नए जोश जज्बे के साथ जो लोग ये कह रहे थे कि मियां नवाज शरीफ इनरेलेवेंट हो गए हैं पाकिस्तान की सियासत से, वो उनको ये अलार्म कर रहे हैं कि मियां साहब एक बारी फिर आ रहे हैं। इसलिए मियां नवाज शरीफ क्योंकि वो सदर बन गए, कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ ने कहा है कि मियां दे नारे फिर बजनगे, मियां दे नारे सदर बन गए। जब देखे ना, उन्होंने कहा मुझे सदारत से किसी ने हटाया नहीं था, ये भी मुझे किसी इशारे पर हटाया गया था। वो जो माजी की इस्टेब्लिशमेंट है जी, जो माजी की अदलिया है, उन पर उन्होंने हदफ तनकीद उनको बना रहे हैं और उनको अभी तक उन किरदारों को भूले नहीं। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि जब तक इन किरदारों को सज़ा नहीं दी जाएगी मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन खान साहब, एक बात तो बड़ी वाज़ेह हो गई
कि जो कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ माइनस हो गए, नवाज शरीफ पाकिस्तान की सियासत इररेलेवेंट हो गए, उन्होंने पार्टी की सदारत हासिल करके अपनी रेलिवेंसी तो इस्टेब्लिश कर ली है। लेकिन अब बात ये की जा रही है, और कुछ खबर भी अगर आपके पास है, कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से वो फाल होने जा रहे हैं, कोई सरप्राइज़ भी दे सकते हैं नेशनल लेवल पे? बिल्कुल मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ दोबारा सरप्राइज़ दे सकते हैं भट्टी साहब। इस वक्त जो मैं जितनी खबर आपको बता सकता हूँ नाज़रीन को, वो बताने लगा हूँ कि अगर वो स्ट्रक्चरिंग जारी रहती है और इत्मीनान का फुकदान नहीं होता, ठीक है ना, इत्मीनान इसी तरह रहता है जो इस वक्त जारी और सारी तमाम स्टेक होल्डर में, तो ये वक्त भी, चलो थोड़ी सी खबर दे देते हैं, ज़्यादा नहीं, कि मियाँ ये जो ख्याल है कि मियाँ नवाज शरीफ उधर मरियम बीबी को रहनुमाई करते रहेंगे, पंजाब के हुकूमत सिखाते रहेंगे, ये नहीं होगा। वो इससे बात आगे भी बढ़ सकती है, वो इस मुल्क की बागडोर दोबारा संभाल सकते हैं। अच्छा, आपका मतलब है कि वो लाहौर को छोड़ के, पंजाब को छोड़ के मरकज़ में भी कहीं हमें दिखाई दे सकते हैं आके बैठे और जिम्मेदारी संभाल रहे हो? जब उन्होंने इस उम्र में पार्टी की बागडोर संभालने का फैसला किया है जी, यानी कि वो अपने आप को इस्तावाना महसूस करते हैं, तो पार्टी की सदारत सिर्फ पंजाब की तो नहीं है ना, वो तो मुल्क भर की सदारत उनके पास आनी है ना। और वो तवाना सिर्फ तबी लिहाज के नहीं, बल्कि वो सियासी लिहाज से भी अपने आप को मियाँ नवाज शरीफ के ऐसे कुछ अधूरे ख्वाब हैं, कुछ ख्वाहिशें हैं, कुछ अज़म हैं जो तशना रह गए हैं। अब मियाँ नवाज शरीफ उन ख्वाबों की तकमील चाहते हैं, उनकी ताबीर चाहते हैं। इसके लिए एक ही ओहदा है जिस पर बैठ कर वो कुछ किरदारों को निशान इबरत बनाना चाहते हैं, वो कोई इस मुल्क को सीधा करना चाहते हैं, उम्र के आखिरी हिस्से में हैं और सियासत की आखिरी इनिंग्स खेल रहे हैं। ठीक, वो कुछ करना चाहते हैं इस मुल्क के लिए। इसके लिए उन्होंने, मियाँ नवाज शरीफ आपको पता, बड़े ठंडे मिजाज के सियासतदान हैं और बड़े पंजाबी जी के अंदर बड़े डूंगे बंदे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल है, बिल्कुल। और असम्बली ने मुद्दत पूरी करने का सिलसिला भी शुरू किया। खास थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। 6 जी खत का मामला है, इंतहाई संगीन शक्ल इख्तियार कर चुका है। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ये सोच रहे हैं कि इस मामले को हमें आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए करना चाहिए, वरना सबको बहुत शर्मिंदगी होगी। और आने वाले दिनों में इस बात का इम्कान है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब सदर मुमलिकत को कोई एडवाइस भेजें। तो आपको लगता है कि जो जिस अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग इनिशिएट होने के बाद प्राइम वज़ीर-ए-आज़म और हुकूमत हरकत में आई है और वो चाहते हैं कि आउट ऑफ कोर्ट सारी सेटलमेंट हो जाए और वाकई को ब्रेक थ्रू हो सकता है? भट्टी साहब, ये जो मामला चल रहा है इस वक्त बज़ाहिर ये लग रहा है कि अदलिया और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट बाहम तसादम में है। बिल्कुल सही, ठीक है ना। इस मामले में किसी तो और सदर और वज़ीर-ए-आज़म में लगता है इस मामले से बिल्कुल लातल्लक होकर बैठ गए। इनको इंटरवीन करना पड़ेगा हर सूरत। बल्कि मैं समझता हूँ इसमें जो सबसे अहम रोल है आसिफ अली जरदारी साहब का है, क्योंकि वो इस वक्त सदर मुमलकत के ओहदे पर मुतमक्किन हैं और उनके पास आइनी तौर पर ये इख्तियार है। वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के जो और सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के जो लोग हैं जी, उनके जो सरबराहान जी, ठीक है, और बाकी मुल्क के जो चीफ जस्टिस साहबान हैं उनको आइनी तौर पर किसी जगह मदऊ भी कर सकते हैं। अच्छा, ये इख्तियार भी उनके पास है इस मसले को सुलझाने के लिए। इस मामले को पिछले दिनों आपने देखा था जब एक मामला आया, जैसे वो ख़त लिखा गया था, वो कोई ऐसे मवाद धमकी अमेज़ खतूत लिखे गए थे और जो ऐसे किसी मवाद के साथ ख़त आए थे, इस पर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी मुलाकात की थी। बिल्कुल सर, यही नहीं खास साहब, जब माजी के अंदर आपको याद हो इफ्तिखार चौधरी के जब बहाल हुए थे बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उसके बाद पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी और सुप्रीम कोर्ट और वफाकी हुकूमत के मबैन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के मबैन बहुत ज़्यादा एक तनाव की कैफियत थी। कुछ ऐसे मुतालबात थे हायर जुडिशरी के जो पूरे नहीं हो रहे थे। हमें याद है कि फिर उस वक्त प्राइम मिनिस्टर गिलानी ने चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को इन्वाइट किया था, वो गए थे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, वहाँ मीटिंग हुई और उसके बाद बहुत से मामला वक्ती तौर पर सुलझ गए थे। तो ऐसे एग्जाम्पल तो पास्ट में भी हैं। तो आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में भी कुछ ऐसी डेवलपमेंट हो सकती है? डेवलपमेंट हो सकती है नहीं, लेकिन मैं ये कहता हूँ ये डेवलपमेंट होनी चाहिए। ये मुल्क के लिए नुकसानदेह है। ये जो टकराव की सूरत हाल है ये किसी तौर भी भट्टी साहब ये मुल्क के मफाद में नहीं है। बिल्कुल सही। इस वक्त फौरी तौर पर मेरी तजवीज़ है कि सदर मुमलकत को इंटरवीन करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। और जब ये मुलाकात के लिए बुलाएं तो उसमें वज़ीर-ए-आज़म भी शिरकत कर सकते हैं। बिल्कुल। और वज़ीर-ए-आज़म और सदर को भी इस मामले पर एक मुलाकात ज़रूर करनी चाहिए ताकि इस मामले को जितना ये गंद उछलता जाएगा
इसमें किसी का फायदा नहीं है। बिल्कुल मुल्क में ठीक। पहले ही पॉलिटिकल पोलराइजेशन का शिकार है। बिल्कुल ठीक है साहब, बहुत बहुत वैलिड आपकी सजेशन है और ज़रूरत इस चीज़ की कि पाकिस्तान जिस सियासी इस्तेहकाम के लिए कोशिश कर रहा है उनको हासिल करना है तो हमें एक कानूनी और आइनी क्राइसिस से भी बचना होगा, और उसका वाहिद रास्ता जो दिखाई दे रहा है कि वो वज़ीर-ए-आज़म और सदर मुमलिकत का एक मुअस्सर और बर वक्त किरदार है। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि कौमी तलीमी एमरजेंसी नाफिज होने के बाद मुल्क भर के अंदर म्यार तालीम को और शरह ख़वानगी को बढ़ाने के लिए क्या इक़दाम होने जा रहे हैं, इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। वफाकी हुकूमत ने मुल्क भर के अंदर एजुकेशन के लिए, एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए और बिलखुसूस जो बच्चे स्कूल से बाहर हैं और जो बच्चे स्कूल में हैं उनकी जो म्यारी एजुकेशन थी वो नहीं उनको मिल पा रही थी, इस सारे मसले को हल करने के लिए नेशनल लेवल के ऊपर तालीमी एमरजेंसी तो नाफिज कर दी और इस मकसद के लिए पहली मरतबा 25,000 रुपये का एक फ़ंड भी कायम किया गया है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि एक खसूसी टास्क फोर्स भी कायम करने का फैसला किया गया जिसकी सरबराही वज़ीर-ए-आज़म खुद करेंगे। लेकिन इस सारे एफर्ट के पीछे बेसिक जो प्लान है वो क्या है, और इस मकसद के लिए तफसील से बात करने के लिए हमने दावत दी है वफाकी सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन मोहिउद्दीन वानी साहब को। वानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सर, आपने जीबी में जब बतौर चीफ सेक्रेटरी थे वहाँ पर आपने हेल्थ और एजुकेशन के अंदर बहुत ज़्यादा काम किया, एक सक्सेसफुल मॉडल आपने इस्टेब्लिश किया। अब आपने इस्लामाबाद के अंदर मुख्तलिफ स्कूल्स और कॉलेजेस को बेहतर बनाने के लिए इनिशिएटिव लिया, उसके साथ साथ आपने तलीमी एमरजेंसी भी नाफिज करवा दी, बाज़ाब्ता तौर के ऊपर अनाउंसमेंट हो चुकी। पहले तो हमें ये बताइए कि ये जो 25 अरब का फंड्स कायम किया जा रहा है, माजी में बहुत से फंड्स कायम होते हैं, यूटिलाइजेशन उस तरीके से नहीं हो पाती, कैसे आपने इसको प्लान किया है, कैसे इसको स्ट्रक्चर किया है, और आने वाले दिनों में इस्लामाबाद में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और जो बच्चे स्कूल से बाहर हैं उनको स्कूल लाने के लिए ये प्लान किस तरह अमल दरामद होगा? सर, इसमें थैंक यू वेरी मच जी। असल में ये एक चीज़ नहीं है, ये नेशनल एजुकेशन एमरजेंसी पूरे रियासत पाकिस्तान सूबे वफाक का मिलाकर ये इजहार और अज़्म का इजहार है कि हमने पाकिस्तान में एडमिट कर लिया है कि तालीम के हालात अच्छे नहीं हैं जी। तो जब एडमिशन हो, बीमारी की तशख़ीस हो जाए उसका, तो फिर उसका इलाज भी सजेस्ट होता है। तो ये जितने आपने प्रोजेक्ट्स बताए हैं जिसमें चैलेंज फ़ंड बन रहा है 25 अरब का, ये इसमें मैं क्रेडिट दूंगा एहसन इकबाल साहब को। राइट। प्लानिंग में वो थे लास्ट ईयर, ये उनका आइडिया था, उन्होंने इसको डिज़ाइन किया और CDWP ने अप्रूव कर दिया। अब ये एक्नेक में जा रहा है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का गो हेड मिल चुका है। इसका जो बेनिफिट ये है कि ये इसमें वफाक इम्प्लीमेंटेशन में नहीं होगा। ये चैलेंज फंड जो है बेसिकली उन 50 अजला के लिए है जहाँ सबसे ज़्यादा आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है, और हर ज़िले को 100 मिलियन मिलेगा पर ईयर के हिसाब से। तो ये 25 अरब 5 साल में हो गए, 50 अजला में 100 मिलियन, और ये परफॉर्मेंस ग्रांट होगी बेस्ड। अगली ग्रांट उस वक्त मिलेगी जब पिछली ग्रांट के इंडिकेटर्स आप एनरोलमेंट के क्वालिटी के इम्प्रूव करेंगे। तो ये बड़ी प्रोफेशनली डिज़ाइंड है, बड़ी जिसकी एग्जीक्यूशन अगला आपको रिलीज उस वक्त मिलेगा कि पिछली रिलीज के आप वो बेनिफिट्स दे सकते हैं। राइट। तो आप समझते हैं कि जो 5 साल की इसकी ड्यूरेशन इस प्लान की, उसके अंदर जो आपने टारगेट रखा है वो क्या है और कैसे उसको अचीव कर पाएंगे? हर साल बाद परफॉर्मेंस तो आप इवेल्यूएट करेंगे, लेकिन वो सक्सेसफुली 5 सालों में अचीव हो उसके लिए क्या बेंचमार्क है? उसका बेंचमार्क वही टास्क फोर्स है जिसमें आप पोलियो की पाकिस्तान की नेशनल टास्क फोर्स है जिसमें आप हर चौथे महीने रिव्यू करते हैं कि एग्जिस्टिंग स्टेटस कितना है। वहाँ एक पोलियो का केस आ जाए तो पूरा पाकिस्तान ऊपर नीचे हो जाता है। तो यहाँ तो लाखों लोग और 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर है, तो हर पॉजिटिव स्टोरी भी रजिस्टर होगी और हर नेगेटिव एक्शन भी पेनलाइज होगा। तो ये मिलके कलेक्टिवली इसको स्टॉक टेकिंग किया करेंगे कि सूबे और वफाक मिलके जो काम कर रहे हैं आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन बच्चों को लाने के लिए वापस और उनकी लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए, उसमें हम कितनी इम्प्रूवमेंट ले आ रहे हैं। तो बेसिकली ये कलेक्टिव कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म है, ये अपवर्ड डाउनवर्ड मैकेनिज्म नहीं है। एक दूसरे की परफॉर्मेंस शेयर होगी, एक दूसरे की एक्टिविटीज़ शेयर होंगी, एक दूसरे के बेस्ट प्रैक्टिसेस एक दूसरे के साथ शेयर की जाएंगी। बिल्कुल। इसमें ये बताएं कि ये जो आपने मनसूबा बनाया इसमें आज़ाद कश्मीर और गिलगित भी शामिल है? जनाब वो तो सबसे पहले वो है। वजह यह है कि 18th अमेंडमेंट पे लोग अक्सर कहते हैं कि सूबे और नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल भी कहती है कि जो डिवॉल्ट सब्जेक्ट है उसमें आप फेडरेशन इन्वेस्ट नहीं कर सकती। तो इस दफ़ा प्लानिंग कमीशन में फिर मैंने मुकदमा मुनासिब लड़ा, उसमें मैंने उनको कहा एक तो 18वीं तरमीम GB और AJK पे अप्लाई नहीं होती, वो सिर्फ आइन के तहत जो 4 प्रोविंसेस हैं, तो उधर से तो ये मामला क्लियर हो गया। दूसरा मैंने कहा बाकी सूबों में भी इन्वेस्ट हो सकता है जो लैगिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और तीसरा ये उसके बावजूद इन्वेस्ट हो सकता है अगर सूबा 50% खुद दे और 50% आप दे। तो ये जो 18वीं तरमीम के चक्कर में हमने एजुकेशन और हेल्थ से जान छुड़ाई हुई है, ये
मुश्किल है। वेरी गुड। अच्छा सर, एक बड़ा मसला है गुर्बत, जिसकी वजह से बच्चे स्कूल नहीं आते, पेरेंट बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, पेरेंट्स के इनको काम पे लगाएं, वर्कशॉप पे भेज दें। इस मसले को एड्रेस करने के लिए इस प्रोग्राम के अंदर क्या सलूशन है? देखिए, गुर्बत को एड्रेस करने के लिए गुर्बत से रिलेटेड जो अखराजात हैं वो हुकूमत अपने पे लेना। जैसे हमने इस्लामाबाद और जीबी में स्कूल मील्स प्रोग्राम शुरू किया है, तो बेसिकली ये वालदैन का वो खर्चा बच गया जो उसने बच्चे के खाने पे लगाना था। दूसरा हमने कहा बच्चों का एक्सेस इंप्रूव करो, जो उसको वैगन का किराया और सुजुकी का किराया पड़ता था, हमने कहा वो लॉजिस्टिक्स एक्सेस उसका इंप्रूव करेंगे। तीसरा ये कि उसको स्कूल में स्किल बेस्ड ट्रेनिंग दी जाएगी, वो हमने उसका इम्प्रूव किया। तीसरा बिस्क की एक कंडीशनल ग्रांट भी है, जितने बच्चों को आप डालेंगे स्कूलों में उतना उसको कैश मिलेगा। तो ये एक इनिशिएटिव नहीं है, ये मल्टी फैसेटेड स्ट्रेटजी है जिसको मिल के काम रिजल्ट देगी। नहीं, अभी आपने वानी साहब ग़िज़ाई प्रोग्राम की बात की है, ये खाना दिया जाएगा बच्चों को, ये सिर्फ जो इस्लामाबाद के स्कूल है इन बच्चों को खाना मिलेगा, ये पूरे पाकिस्तान में इस मनसूबे को? देखें जी, इस्लामाबाद और जीबी में तो ये हो रहा है। और इस्लामाबाद में अगले 2 महीने में ये तकरीबन हर सरकारी प्राइमरी स्कूल तक पहुंच जाएगा। आज इस वक्त 84 में दिया जा रहा है। तो और दूसरा ये जीबी में भी 85 स्कूलों में दिया जा रहा है, ये टारगेटेड होता है। ठीक है। तीसरा ये कि तमाम सूबों का, अगर आपने वो डायरेक्टिव पढ़े, तमाम सूबों का प्लान है। मेरी बिस्क से लड़ाई शुरू है कि आप बिस्क से ये फंड करें। 474 अरब में से सिर्फ आपको 5 अरब रुपये लेकिन है। और सेक्रेटरी बिस्क ने बड़ा मुस्बत मुझे रिस्पांस दिया है। और चेयरमैन बिस्क, चेयरपर्सन बिस्क की माशाल्लाह उनसे बड़ी पॉजिटिव रिस्पांस की तवक्को है। तो कुछ टेक्निकलिटीज़ इसमें इंशाल्लाह नहीं आएंगी और बिस्क इंशाल्लाह कोशिश करेगा कुछ जो सूबों में फंडिंग कर रही है उसके एक कंपोनेंट वो इसके थ्रू। बिल्कुल सर, हमें याद है जब आप चीफ सेक्रेटरी जीबी थे, वहाँ पर एक स्कूल को जलाया गया था, आपने एक्शन लिया, रातों रात न सिर्फ स्कूल की तमीर न हुई बल्कि उसको पहले से बेहतर अंदाज में ऑन किया। अभी रिसेंटली एक वाक़या हुआ है साउथ वजीरिस्तान के इलाके वाना में, जहाँ पे एक स्कूल की तमीर का आगाज़ हुआ, उसको गिरा दिया गया। तो अब उसको कैसे उसको इंश्योर करेंगे, और इस सिलसिले के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस का भी आपको कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड होती है। तो कुछ ऐसे इलाके जहाँ पर कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो बच्चियों की तालीम के खिलाफ हैं, उसको एड्रेस करने के लिए आप क्या इक़दाम कर रहे हैं? बड़ी बदनसीबी है, बहुत बदनसीबी है। अच्छा, आप जिस साउथ वजीरिस्तान की बात करें, साउथ वजीरिस्तान का जो स्कूल है ब्लास्ट किया वो तो कल किया है। 10 दिन पहले नॉर्थ वजीरिस्तान का ब्लास्ट किया, तो वहाँ मेरी टीम उसको रीबिल्ड कर रही थी और अगले 2-3 दिनों में वो स्कूल तैयार हो जाना है। तो वो तैयार होने लगा तो नया उन्होंने जला दिया। तो बस ना, वो भी करते रहेंगे, हम भी करते रहेंगे। कब तक वो थक जाएंगे, आप बनाते रहेंगे, वो थक जाएंगे, इंशाल्लाह हम नहीं थकेंगे। वेरी गुड सर, ये ज़रूर बताइएगा एजुकेशन जहाँ पर बहुत से हमारे स्कूल्स हैं जहाँ पे बच्चे आके एक रवायती पैटर्न था, एक दरसी, एक जो उनका एक तरीक़ेकार था और जो सिलेबस था उसको पढ़ रहे हैं, लेकिन पिछले 10-15 सालों के अंदर जो एजुकेशन है वो बहुत चेंज हो गई है। अब आईटी ने बहुत सी चीज़ों को अंदर ऐड किया है, लेकिन हमारे जो प्राइवेट स्कूल्स हैं जो बहुत एक्सपेंसिव है, वहाँ तो किसी हद तक उन चीज़ों को अडॉप्ट किया गया है। सरकारी स्कूल में कुछ कंसेप्ट नहीं था। आपने कोशिश की इस्लामाबाद लेवल पर कि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है स्पेशली आईटी बेस्ड, वो आपने इनिशियल क्लासेस में स्टार्ट करवा दिए हैं। उसमें कौन कौन से प्रोग्राम आपने शुरू करवाए हैं और बच्चों का रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है? नहीं जी, बड़ा ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है। अब मैं आपको लेके चलूँ तो बच्चे स्कूलों में अब इंजॉय करना शुरू हो गए, वहाँ रुकना शुरू हो गए। एक तो ये कि आईटी को मैं प्राइमरी स्कूल तक ले गया हूँ, तो बच्चों को कोडिंग और स्क्रैच हम प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। दूसरा, हमने इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन से एंटरप्रेन्योरशिप का करिकुलम डिज़ाइन कर लिया है, टीचर्स की ट्रेनिंग हो रही है, बच्चों को वो कराएंगे। तीसरा, फाइनेंशियल लिटरेसी के हाउ टू सेव मनी, हाउ टू क्रिएट अ बैंक अकाउंट, ये सारे प्रोसेसेस बच्चों को, हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस, ये भी करिकुलम डिज़ाइन हो गया। ये भी नेक्स्ट बैच से बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड, इसमें एग्जाम नहीं होगा, एक्टिविटीज़ होगी, बच्चे एंजॉय करेंगे। फिर कैरेक्टर एजुकेशन का हमने मैनुअल और ट्रेनिंग बनाई ताकि बच्चों के अंदर किरदार साजी, उनके अंदर रवैयों में बेहतरी और वो डेवलप की जाए। वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन से, यानी जो कमिंग सेशन है उससे स्टार्ट हो जाएगा। फिर इंशाल्लाह इस 2 महीनों में जो गर्मियों की छुट्टियाँ आएंगी उसमें मैं समर कैंप्स लगाऊंगा, जिसमें बच्चों को मुख्तलिफ चीज़ों की ट्रेनिंग, लर्निंग, पेंटिंग, आर्ट, स्कल्पचर्स, बिजनेस, डिज़ाइन, चेस, यू नेम एनीथिंग एंड दे विल एंजॉय। तो उनकी दरसगाहों को हम एक उनकी तबीयती मिलान के साथ मैच करते हुए लर्निंग का एक बनाएंगे। फिर आपने देखे 5 कॉलेजेस में इंशाल्लाह अगले 2-3 हफ्ते में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स बन जाएंगे। तमाम डिग्री कॉलेजेस में अगले हफ्ते तक एक मिनी डिस्पेंसरी बन चुकी होगी। बच्चों के लिए 20 से 25 कॉलेजेस में जिम बन रहे हैं। फिर आपको बताया कि तमाम सरकारी स्कूलों में मैं क्या कहते हैं ये खाना प्रोग्राम शुरू कर रहा हूँ। फिर मैंने कहा कि हर सरकारी स्कूल की गेट की एंट्रेंस और एग्जिट पे एक वॉश स्टेशन होना चाहिए ताकि बच्चे अपना हाथ धोएं, क्योंकि क्लीनलीनेस और डायरिया ये सारा आपस में लिंक्ड होता है। और फिर हाँ, मैंने ये कहा कि नेक्स्ट सेशन से प्राइमरी स्कूल के हर बच्चे को
एक स्पोर्ट्स किट मिलेगी विद जॉगर्स, ताकि वो स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हों। तो पाकिस्तान में पैसे की कोई कमी नहीं, तरजीहात दुरुस्त होनी चाहिए। आपने बिल्कुल कहा तरजीहात का, मैं इससे थोड़ा सा रेलिवेंट क्वेश्चन कर दूं। तरजीहात का तयन तो आपने कर दिया, और जितनी चीज़ें आपने गिनवाई हैं, ये जो पाकिस्तान के एक्सपेंसिव स्कूल है, मोस्ट एक्सपेंसिव, वहाँ पर तो किसी हद तक हमें देखने को मिलती है कि उनके पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं। अब सरकारी स्कूलों की तो पहले भी हालत हम देखते हैं बहुत ख़राब होती है, सफाई का निज़ाम नहीं होता, फर्नीचर ख़राब होता है। जो चीज़ें आप बता रहे हैं, फंड्स कहाँ से आएंगे और कैसे इसको मैनेज किया जाएगा? सर फंड्स थे, वो कई दफ़ा ना गलत तरीके से खर्च हुए थे। मिसाल के तौर पे इस्लामाबाद की स्कूल कितने पुराने, 30 साल, 40 साल, 50 साल, उसमें दीवार गिरा के दोबारा बनाने की क्या ज़रूरत है? मैंने वो काम रोक दिया कि 1-1 करोड़ की दीवार, I8 का स्कूल है, नहीं गिरा, मैंने कहा रोको, उसको अंदर शिफ्ट करो, नया फर्नीचर लाओ, नए डिज़ाइन लाओ, नए बाथरूम्स बनाए, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रेनेज, हर चीज़, वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम, तो और टीचिंग मटीरियल प्लस उसकी डिजिटल स्क्रीन, तो इस तरह की टेक्नोलॉजी की, तो पैसा ठीक है, तो तरजीहात यानी कि नीयत ठीक होनी दीवारों की बजाय फर्नीचर बेहतर किया जाए और बच्चों को सहूलियात दी जाए। सर मैं तारीख़ का स्टूडेंट हूँ, हम पढ़ते हैं कि कौमों ने जब तरक्की की है तो वो एक ही निसाब पढ़ाया गया है उन्हें। हमारे यहाँ क्योंकि मुख्तलिफ़ कॉलेजेस, प्राइवेट स्कूलों का और निसाब है, सरकारी स्कूलों का और निसाब है, ये यकसा निसाब कैसे मुमकिन होगा? इसको कैसे आगे लेके चलेंगे पूरे मुल्क में? ये जो तबकाती तकसीम बढ़ती जा रही है। अच्छा सर, इसमें मैं थोड़ी सी क्लैरिफाई कर दूं, लोगों को ना निसाब और किताब मिक्स कर देते हैं। निसाब और चीज़ होती है, किताब और चीज़ है। निसाब बेसिकली अब जो एग्ज़ाम हो रहे हैं मैट्रिक एफएससी में, बच्चे से सिर्फ कॉन्सेप्चुअल सवाल होता है। अब उसका जवाब आपको किसी किताब से नहीं मिलेगा। जब किताब से नहीं मिलेगा तो बच्चा रट्टा नहीं लगाएगा। तो बेसिकली वो सवाल वो किसी किताब से भी पढ़ सकता है, तो उसके जहन को खोल कर दिया। तो ये यकसा निसाब एक्चुअली था यकसा स्टैंडर्ड एक होने चाहिए, तो वो हमने उसमें खल्त वल्त कर दिया सब कुछ, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह करेगा बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक सर। रिसेंटली आपने कुछ यूनिवर्सिटीज़ की खिदमात हासिल की जिनके पास बड़ा हाईली स्किल्ड स्टाफ मौजूद था, और उनको आप लेके इस्लामाबाद के स्कूल और कॉलेजेस के साथ, वो प्रोग्राम क्या है और उसका आउटपुट क्या एक्सपेक्टेड है? सर वो ये था कि इस्लामाबाद के डिग्री कॉलेजेस हैं 16। अच्छा, दोपहर 1 बजे के बाद ये फारिग होते थे, तो मैंने कहा इनको यूटिलाइज़ करें। तो मैंने उनको एक तो अपग्रेड किया, वहाँ IT लैब्स नई बना दी, और GIK नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी, नस्ट, नमल और कॉन्सेप्ट्स, इनको कहा कि आप यहाँ पर एक हाई इम्पैक्ट 6 मंथ का AI, ब्लॉकचेन और डाटा साइंस का कोर्स रन करें। हम जो ऑलरेडी ग्रेजुएट्स बच्चे हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं मैथ साइंसेस की, इंजीनियरिंग के, उनको ये कोर्स दोबारा रन करवाते हैं ताकि इनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े। वो हमने कर दिया है। इंशाल्लाह 1 जून से क्लासेस स्टार्ट कब से हो रही है? 1 जून। 1 जून। तो इसके अंदर सिर्फ इस्लामाबाद के जो रहायशी हैं उस आके एडमिशन ले सकते हैं, ये बाहर से भी स्टूडेंट आ सकते हैं? अच्छा, वेरी गुड। अजीम कदम होगा इस्लामाबाद के लेवल के ऊपर। उसके अलावा भी जो कौमी एमरजेंसी नाफिज की गई है एजुकेशन के हवाले से, इसकी भी अगर 5 साल ये प्रोग्राम सक्सेसफुल इंप्लीमेंट हो गए तो यकीनी तौर के ऊपर जो पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों में बच्चे स्कूल से बाहर हैं, ना सिर्फ वो स्कूल आ सकेंगे बल्कि असर हाजिर के ऐन मुताबिक वो जदीद तालीम से भी रोशनास हो सकेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे उन कुछ स्टूडेंट्स की जो इस वक्त बशकीक में हैं, वो किस परेशानी से दो चार हैं, अब तक के वहाँ पर क्या सूरत हाल है, इस सारी सूरत हाल का भी जायज़ा लेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। किर्गिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है और बिलखसूस बशकीक में पाकिस्तानी तलबा जिनकी तादाद 15,000 के लगभग है, वहाँ पर जो अमन अमान की सूरत हाल पैदा हुई, तसादम हुआ, उसकी वजह से बहुत से तलबा ज़ख्मी हो चुके हैं, उन्हें बदतरीन तशद्दुद का सामना उन्हें करना पड़ा है, और ख़दशात इस बात के हैं कि शायद कुछ हलाकतें भी हुई हैं, लेकिन उसके अभी तक कन्फर्म नहीं किया गया। वहाँ पर एक्चुअल सूरत हाल क्या है, इस पर बात करने के लिए पाकिस्तानी स्टूडेंट जो कि मेडिकल की स्टूडेंट हैं, मौज़म अली, वो वहाँ पर बिश्केक में मौजूद हैं, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। मौज़म अली, आपका बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि ये मामला ट्रिगर कैसे हुआ, और इस वक्त जो पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं बिलखसूस आपकी अपनी कैसी कंडीशन है, और बाकी जो आपके जानने वाले हैं, आपके सर्कल के पाकिस्तानी स्टूडेंट थे, वो इस वक्त किस हाल में हैं? आज तकरीबन 1 हफ्ता पहले यहाँ के जो लोकल्स हैं उनके बीच और जो इजिप्शियंस हैं उनके बीच एक फाइट हुई थी। उसमें ऐसा हुआ कि इजिप्शियंस ने यहाँ के लोकल्स को अच्छा खासा सफाई की, तो उसके बाद ये हुआ कि 1 हफ्ता इन्होंने स्टे किया, और 1 हफ्ते के बाद रात से इन्होंने जो रोड पे पाकिस्तानी या इंडियंस या बंगाली स्टूडेंट्स घूम रहे थे, इन्होंने उनको अटैक करना शुरू कर दिया। फिर ये कल शाम तक रोड्स पे अटैक करते रहे। फिर रात को तकरीबन 1 बजे इन्होंने जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स थे, स्पेशली मेल्स और फीमेल्स जो हॉस्टल से, उन पे इन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया है। और मैंने वीडियोस आपके साथ भी शेयर की, सोशल मीडिया पे भी सब डेटा मौजूद है। तो इन्होंने मतलब पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा अटैक किए, जिसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स इस वक्त भी हॉस्पिटल्स में हैं, और ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने हॉस्टल्स में पड़े हुए, क्योंकि अस्पताल तक ले जाने के लिए कोई सोर्स ही नहीं है।
अच्छा मुअज़्ज़म, ये बताइएगा कि आप कितने अरसे से यहाँ पर क्या पज़ीर हैं, आप तालीम हासिल कर रहे हैं? क्या इससे पहले भी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हो या दीगर गैर मुल्की स्टूडेंट हो, उनके मबैन कभी लड़ाई झगड़े के ऐसे कभी वाक़यात पहले हुए हैं? और अगर ऐसे वाक़यात होते हैं तो वहाँ पर जो उनकी कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, जो सिक्योरिटी सिस्टम है, वो कैसे रिएक्ट करता है ऐसे सिनेरियो में? असल में पहले थोड़े बहुत होते रहते थे, मसलन मामूली किस्म की, लेकिन इस लेवल पे जिस तरह अब हुआ है कभी भी इतना बड़ा इंसिडेंट नहीं हुआ। छोटे मोटे मामलात होते रहते हैं, पुलिस सेक्शन में आ जाते हैं, जो कुछ वो सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन इस लेवल पे कि यहाँ के लोकल्स का इकट्ठे हो जाना 400 की तादाद में, 300 की तादाद में, 600 लोगों का एक ग्रुप आ जाना और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स मेल और स्पेशली फीमेल्स के हॉस्टल पे आ जाना और जो उनके हाथ में लगा उन पर अटैक करना, तो ये तारीख में आई थिंक पहली मर्तबा हुआ है और ये इतना ज़्यादा और इतने बड़े लेवल पे हुआ है कि जैसे ये सारा कुछ पहले प्री प्लान्ड हो। इसमें हम अभी जो खबरें आ रही थी कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट की इसमें अमवात भी हो चुकी हैं। अब कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंकि जिसको जहाँ पर उनने हलाकतें हुई या जैसा वहाँ मारा पीटा, बच्चे तो बाहर नहीं निकल रहे क्योंकि बाहर तो ऑलरेडी पूरे यहाँ के लोकल सड़कों पे घूम रहे हैं। उनको जो भी बंदा जो भी नज़र आता है उसको उठा लेते हैं, मारते हैं। एक स्टूडेंट होता है इंटरनेशनल, उसको जो यहाँ पर लोकल हैं 20-20, 25-25 मिल के उसकी पिटाई कर रहे होते हैं। मौज़म ये बताइए कि ये जो हमलावर थे, जो मुश्तल लोग थे, इनके हाथ में कोई हथियार वगैरह भी थे? ये किससे तशद्दुद का निशाना बना रहे थे? सर कोई इस तरह के असला तो नहीं था, लेकिन इन्होंने जो अपने लोकल चीज़ें होते हैं लोहे के हथियार वगैरह इस तरह के इन्होंने अपने पास रखे हुए थे। ये बताएं कि इसके अलावा जो वहाँ की मकामी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, पुलिस है, उन्होंने आपको प्रोटेक्ट नहीं किया स्टूडेंट्स को वहाँ आकर? सर जब इन करगिज ने लोकल्स ने जब पाकिस्तानी स्टूडेंट्स पे अटैक किया तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स से पहले पहले पुलिस को कॉल की, लेकिन बात ये थी कि करगिज इतनी ज़्यादा लोकल्स इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ में थे कि पुलिस ने कुछ भी नहीं कर सकी। वीडियोस मौजूद है जिसमें पुलिस वाले सिर्फ मोबाइल उठा के उनकी वीडियोस ले रहे हैं, पिक्चर बना रहे हैं, वीडियोस ले रहे हैं, तो वो कुछ कर ही नहीं सकते। उसके बाद सारी रात वो वहाँ पर जितने डंडे थे वो शुरू होते रहे रात को। सुबह टाइम इनकी आर्मी आई है या रात के लास्ट टाइम पे इनकी आर्मी आई है और उन्होंने कुछ हद तक हालात को कंट्रोल किया है। स्टार्ट में तो ऐसे लग रहा था कि इनकी जो पुलिस है और लोकल हैं ये एक साथ हैं, एक साथ में मिले जुले हुए हैं, क्योंकि पुलिस कुछ नहीं पा रही थी। पुलिस कहते थे कि हमसे ये हो नहीं रहा, कि इतने लोग ज्यादा हैं, हम इनको कंट्रोल ही नहीं कर सकते। और पाकिस्तानी जो एम्बेसी का वहाँ किरदार है वो कैसा रहा कि रब्ता किया गया कि जो तालिब इल्म है वहाँ उनके साथ कोई प्रोटेक्शन के देखिए इंतजाम? आपको पता है जब भी आप गैर मुल्क में होते तो हर किसी की जो पहली उम्मीद होती है वो पाकिस्तानी एम्बेसी होती है। मैंने खुद ज़ाती तौर पर पाकिस्तानी एम्बेसी को 3 से 4 मरतबा रात को फ़ोन किया, सुबह फ़ोन किया, लेकिन मेरी एक कॉल भी पिक नहीं की गई एम्बेसी में। और उनका तो बस वो ये था कि सोशल मीडिया पे वो अपने पैगाम जारी कर रहे थे, ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, इवन कि पाकिस्तान हुकूमत, लेकिन उन्होंने अमली तौर पर कोई काम भी नहीं किया। अगर पाकिस्तान एम्बेसी एट द मोमेंट कोई अच्छा एक्शन लेती तो ये बच्चों के साथ जो कुछ इतना हुआ है, वीडियोस सोशल मीडिया पे आपने भी देखी होंगी, हमने भी देखी हैं, तो वो ना होता, इतने हद तक ना जाता। एम्बेसडर साहब ने तो कोई किरदार ही इसमें अदा नहीं किया, वो तो वैसे रात मेरे ख्याल में सो रहे थे वो तो। अच्छा मौज़म, बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन थी जो हमने वीडियोस देखी और जिस तरह आप सब मंजर कशी कर रहे हैं उसके मुताबिक तो हम ये समझ रहे हैं कि अभी भी हालात बेहतर नहीं हुए, अभी भी आप लोग खौफ में हैं और बाहर नहीं निकल पा रहे, और बाहर वो मुख्तलिफ वहाँ पर जो मकामी तलबा हैं उनकी बड़ी तादाद मौजूद है और अभी भी खदशा है अगर आप लोग बाहर जाएँ तो दोबारा तसादुम का खदशा है या दोबारा वो तशद्दुद का सिलसिला शुरू कर देंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि अभी भी हालात मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में नहीं है और आप लोग बिल्कुल अपने हॉस्टल्स में या अपने घरों में महसूर हैं इस वक्त? नहीं सर, बात यहाँ तक नहीं है कि हम बाहर जाएं और वो हमारे ऊपर अटैक करें, बात यहाँ तक नहीं रही। वो हमारे फ्लैट्स के अंदर, हमारे हॉस्टल्स के अंदर दीवारें फलांग के, सर गेट को तोड़ के वो अंदर आ जाते हैं। उनके अंदर इतना एग्रेशन, इतना गुस्सा आ गया है कि वो हमारे दीवारें फैलांग के, गेट तोड़ के वो अंदर आ जाते हैं और वो ज़बरदस्ती मारते हैं, पीटते हैं और इस तरह मारते हैं जैसे कि वो लाइक एनिमल्स ट्रीट कर रहे हैं, इतना ज़्यादा मार रहे हैं। और जो उनकी मकामी पुलिस है, मकामी फोर्सेज हैं, उनको कंट्रोल करने में बिल्कुल नाकाम है। अभी उनकी आर्मी आई हुई है, रोड्स पे घूम रही है, लेकिन वो उनको कंट्रोल करने में बिल्कुल ही नाकाम आ रही है। तो क्या मकामी अफराद की जो इस सारे तशद्दुद में मुलविस हैं, किसी की आपके सामने कोई गिरफ्तारी हुई है या कोई ऐसी वीडियो देखी है कि पुलिस या उनकी फौज ने कुछ गिरफ्तारियां की हों? नहीं नहीं, मैंने कुछ ऐसी खास वीडियोस नहीं देखी जिसमें उनके जो लोकल्स हैं उनको पुलिस ने अरेस्ट किया हो इस तरह के। हाँ,
अलबत्ता उनके जब वो पाकिस्तानी को मार रहे होते हैं तो कोशिश ज़रूर की उन्होंने कि किस तरह ये मामला ख़त्म हो जाए, लेकिन वो इस काम को भी कराने में नाकाम रहे हैं। अब सूरत हाल का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जितने भी यहाँ पर इदारे हैं, सब ने 1 हफ़्ते के लिए छुट्टी दे दी है कि कोई भी बंदा बाहर ना निकले। इवन के इदारों ने ये ऐलान किया कि हम जो फूड है ये भी खाना जहाँ स्टूडेंट्स रह रहे हैं वहाँ तक खुद पहुँचा देंगे। जो पाकिस्तानी मतलब स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, जो उनके कंट्रैक्टर्स हैं, जो इदारे हैं पाकिस्तानी, जिनके ऑनर्स पाकिस्तानी है, यहाँ के लोकल्स नहीं, उन्होंने ये ऐलान किया कि 1 हफ्ता यूनिवर्सिटीज़ ऑफ रहेंगी और हम खाना कोशिश करेंगे 1 टाइम का आप तक पहुँचाएँगे। और वो बार-बार यहीं बच्चों को कह रहे हैं कि आप अपने फ्लैट से बाहर ना निकले। इवन कि मैंने अपने फ्लैट का जो रूम है वो लॉक्ड किया हुआ है, और इवन के वो यूनियन ने हमें कहा है कि इसमें ना करंट का सिस्टम वो करके दे के गए हैं कि इसको जैसे कोई अगर आए, नॉक करे, तोड़ने लगे तो फ़ौरन आप करंट लगा दें, इधर से स्विच ऑन कर दें ताकि वो इसको तोड़ के अंदर ना आ सके। नहीं है। लेकिन जगह हमारे साथ हाँ, लाइन पे बताइए रहिएगा कि जी जी, हमारे हमारे साथ लाइन पे रहिएगा। जो हमारे सफ़ीर हैं वहाँ पर किर्गिस्तान में, उनकी एक वीडियो स्टेटमेंट आई है, मुख्तलिफ दावा कर रहे हैं। नाज़रीन इधर ये सुनते हैं और फिर वो जो मौज़म सूरत हाल एक्चुअल हमारे साथ बयान कर रहे हैं, उसमें लगता है कि बहुत बड़ा तजाद है। और जो पाकिस्तानी सफारत खाना है वहाँ पर, उसके जो सफ़ीर है वो ज़बानी जमा खर्च से काम ले रहे हैं। इससे आगे अभी तक कोई बात बन नहीं पा रही मेरे ख्याल में। ये रस सुन लीजिए। रात में यहाँ पे कुछ लोकल एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स ने यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के हॉस्टल्स और उनकी प्राइवेट रिहाइशगाहों पर हमला किया। इसमें तकरीबन 6 हॉस्टल्स इस हमले की जद में आए हैं। किर्गिज हुकूमत की इतला के मुताबिक 14 बैनुल-अक़वामी नेशनल्स इन हमलों में जख्मी हुए हैं। मिशन को ये बताया गया है कि एक पाकिस्तानी नेशनल शाहजेब इस वक्त किर्गिज नेशनल हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की खुसूसी हिदायत के मुताबिक मैंने आज किर्गिज नेशनल हॉस्पिटल में शाहजेब से मुलाकात की और उसकी खैरियत दरियाफ्त की, और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी हालत खतरे से बाहर है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने मिशन को खुसूसी हिदायत जारी की हैं कि पाकिस्तानी शहरियों को किर्गिस्तान में हर मुमकिन सहूलियत फराहम की जाए। किर्गिज हुकूमत ने हमें यकीन दिलाया है कि गैर मुल्की शहरियों के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को मुकम्मल तौर पर यकीनी बनाया जाएगा। यहाँ से डायरेक्शन तो जारी हैं और वहाँ पर पाकिस्तानी अमला भी मौजूद है सफारत खाने का, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो किसी के साथ राब्ते में नहीं आ रहे, किसी की कॉल अटेंड नहीं कर पा रहे, और सिचुएशन अभी तक क्रिटिकल है, सिचुएशन अभी तक अलार्मिंग है। और 15,000 के लगभग पाकिस्तानी तलबा वहाँ पर मौजूद हैं। उनको किसी नामहफूज मकाम पर मुंतकिल करने का कोई अरेंजमेंट है ना, फुल प्रूफ कोई सिक्योरिटी है। तो इस हवाले से फ्यूचर का लाहेमल क्या होगा, ये तो उसी वक्त पता चलेगा जब ये लोग आपसे रब्ता करेंगे। तो आप पाकिस्तानी सफारत खाने से कोशिश करें कि ज़रूर रब्ता करें, ताकि कोई ना कोई आपका एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश हो, ताकि जो भी नेक्स्ट स्टेप लिया जाए आप सब लोग उसके साथ ऑन बोर्ड हो। तो आपको इस हवाले से कोई लेटेस्ट कोई सिचुएशन हो तो आप हमारे साथ अगर आप मजीद को शेयर कर सकें। जी, इंशाल्लाह जो भी मुझे अपडेट मिलेगी लास्ट डेट में आपके साथ लाजमी शेयर करूँ। बाकी अभी तक हमें जो एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान है, एम्बेसडर साहब हैं, उनकी तरफ से कोई भी ख़ास रेस्पॉन्स नहीं मिला। हम उनके बच्चों की तरह हैं, लेकिन उन्होंने हमें अपना बच्चा नहीं समझा। अभी तक उनकी तरफ से कोई भी पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं आया, ना हमारी कॉल पिक की गई, ना हमें कॉल बैक की गई, ना हमें कोई रेस्पॉन्स दिया गया है। बिल्कुल ठीक मुअज़्ज़म, आपका बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। हमारी दुआ है कि आपको अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे, आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें, और उसके साथ साथ पाकिस्तानी इन्वेस्टर को मुअज़्ज़म का अगर वो पैगाम सुने, और हम भी कोशिश करेंगे उन तक ये पैगाम पहुंचाएं कि सब उनके बच्चों की तरह हैं। थोड़ा सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स करें, किर्गिज़ हुकाम तक पहुंचें, और इन बच्चों की, जिनकी तादाद 15,000 के लगभग बताई जा रही है, इनकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए। और अभी तक हालात वहाँ पर बेहतर नहीं हुए, और हालात के पेश नज़र इस बात को यकीनी बनाया जाए कि जब तक अपने हॉस्टल्स में, अपने वो घरों में हैं या अपने अपार्टमेंट्स में हैं, उन तक वहाँ पर जो खाने पीने की ज़रूरी बुनियादी अशिया हैं वो उन तक पहुँचती रहें, और उनकी सिक्योरिटी को भी हर सूरत यकीनी बनाया जाए। नाज़रीन, यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।